ओके, सो आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज हम चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो न्यू बुक है उसके अंदर। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोग जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस किसे कहते हैं? एक ऐसा रिएक्शन जो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव करें, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल रिएक्शन। सो व्हाट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन? दिस इज एक्चुअली अ रिएक्शन which moves in forward and backward direction। एक ऐसा रिएक्शन जो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव करता है उसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक इर्रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और एक हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अगर रिएक्टेंट जस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इस मतलब ये रिएक्शन बैक नहीं आ सकता, तो दिस इज कॉल्ड इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको हम इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? जिसमें हम डबल हेडेड एरो बनाते हैं इस तरह से, या फिर इस तरह से डबल हेडेड एरो बनाते हैं। इसके मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी मूव कर सकता है और बैकवर्ड भी मूव कर सकता है। तो वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव करे, मीन्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट बन भी सके, तो ऐसे रिएक्शंस हमारे पास कहलाते हैं, दे आर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर रिएक्शंस नेचर में जो होते हैं वो इर्रिवर्सिबल होते हैं। कुछ ही रिएक्शंस ऐसे होते हैं नेचर में जो हमारे पास रिवर्सिबल होते हैं। जैसे यहाँ पर देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पर बोर्ड में कुछ एग्जांपल्स हैं रिवर्सिबल रिएक्शन जो रिवर्स हो सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है एस्टरिफिकेशन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। एस्टरिफिकेशन एक प्रोसेस होता है। एस्टरिफिकेशन क्या एक प्रोसेस है इन विच एस्टर्स आर मेड। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन कौन सा प्रोसेस होता है? ये होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसकी फॉर्मेशन जिस प्रोसेस में होती है उसको एस्टरिफिकेशन कहते हैं। और एस्टरिफिकेशन करने के लिए हम एसिड और अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। एसिड में हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। और अल्कोहल में हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इथाइल अल्कोहल, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH। तो जब एसिटिक एसिड और अल्कोहल इनका साथ में रिएक्शन कराया जाता है, ठीक है, जब इनके साथ में रिएक्शन होगा तो ये चूँकि एसिड है तो H+ और ये पूरा माइनस में ब्रेक हो जाता है, ये OH- हो जाता है और ये C2H5+ होता है। H+ वाला माइनस से मिलता है और माइनस वाला प्लस से मिलता है, तो ये बन जाता है CH3COOC2H5 और H और OH मिलकर बना लेते हैं वाटर। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास बनता है इसको हम लोग कहते हैं एस्टर। इस कंपाउंड का नाम, तो ये इसका एक और नाम होता है इथाइल एसीटेट। इसको एस्टर भी कह सकते हैं, इसको इथाइल एसीटेट भी कह सकते हैं। चूँकि इस रिएक्शन, इस प्रोसेस में हमारे पास एस्टर बन रहा है, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। और एस्टरिफिकेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फॉर्म हो सकता है और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट भी बन सकते हैं, तभी ये डबल एरो से इसको शो किया जा रहा है। ठीक है, तो सेकंड इसके बाद हमारे पास है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 into NO2। ये भी हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। N2O4 हमारे पास कहलाता है, दिस इज डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ये हमारे पास होता है N2O4, और NO2 हमारे पास होता है, दिस इज जस्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का डिकम्पोज होना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में N2O4 का NO2 बनना, दिस इज आल्सो अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। हेबर प्रोसेस जो आपने पढ़ा था क्लास 10th में, हेबर बोश प्रोसेस। तो हेबर प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते थे भाई? अमोनिया की फॉर्मेशन करते थे। ठीक है, तो अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन का साथ में रिएक्शन होता है और अमोनिया गैस की फॉर्मेशन होती है। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। बिल्कुल इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय एलिमेंटल गैसेस, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से। नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो NO बनता है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड।
इसको हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, तो ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो ये हमारे पास मल्टीपल रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। तो ऐसे और कई रिएक्शंस होते हैं और केमिस्ट्री के अंदर जो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। याद रखना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जो सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में होती है। इररिवर्सिबल रिएक्शन का केमिकल इक्विलिब्रियम से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम हैज़ नथिंग टू डू विथ इररिवर्सिबल रिएक्शंस, इट हैज़ ओनली टू डू विथ रिवर्सिबल रिएक्शंस। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मसला क्लियर है ये बात। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, समझ में आ गया आपको बात? वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव कर सके। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में कुछ एक डिफरेंस है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, इसको देख लेते हैं। दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनना फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है, और बैकवर्ड रिएक्शन इसका उलट होता है कि प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। इसी को रिवर्स रिएक्शन भी कहते हैं, इसी को हम लोग जो है वो इसी को हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं। एक ही बात है, यू कैन से वॉट एवर यू वॉन्ट। आप इसको रिवर्स, आप इसको बैकवर्ड रिएक्शन कह दो, आप इसको रिवर्स रिएक्शन कह दो, दे बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनना, रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनना फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है, और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट बनना बैकवर्ड रिएक्शन कहलाता है या रिवर्स रिएक्शन कहलाता है। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इज लेफ्ट से राइट की तरफ टेक प्लेस करता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन रहा है। जबकि इट टेक्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसमें प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बन रहा होता है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ रिएक्शन मूव कर रहा होता है, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ मूव कर रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फॉरवर्ड रिएक्शन की, कि एट इनिशियल स्टेट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज फाउंड टू बी वेरी फास्ट। जब फॉरवर्ड रिएक्शन, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन जब स्टार्ट होता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड होती है शुरू में बहुत तेज़ होती है, फास्ट होती है। ग्रेजुअली क्या होती है, वो स्पीड जो है वो स्लो डाउन होनी शुरू हो जाती है टाइम टू टाइम। और इसी के मुकाबले में रिवर्स रिएक्शन उलट होता है। रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है हमारा, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, स्टार्ट में क्या होता है कि हमारे पास, स्टार्ट में क्या होता है, इनिशियल स्टेज में हमारे पास के रिएक्शन की स्पीड, बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड स्लो होती है, और टाइम टू टाइम क्या होता है कि वो फास्ट होने शुरू हो जाती है, स्पीड अप होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में एक और बात क्या है, एज द टाइम गोइंग ऑन दिस रिएक्शन बिकम स्लो डाउन, यही बता रहा था मैं। वक्त के शुरू में तो बहुत फास्ट होता है रिएक्शन, वक्त के साथ साथ रिएक्शन स्लो डाउन होता है। जबकि बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, शुरू में रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होता है, और टाइम गुजरने के बाद आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम ये रिएक्शन स्पीड अप होना शुरू हो जाता है, फास्ट होना शुरू हो जाता है। तो समझ में आ गया चारों डिफरेंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में। यस, कोई मसला? बुक में है ना ये डिफरेंसेस, ठीक है। बस जो जो चीज़ है उसको आप टिक कर लिया करें कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ें याद करनी होती हैं। नेक्स्ट अब आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अभी तक तो मैंने आपको बताया रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। अब आज जब हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये होता क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में, जितने भी दुनिया में रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, उनमें कभी ना कभी इक्विलिब्रियम रीच होता है, मतलब उनमें कभी ना कभी फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर, जिस जगह पर फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के इक्वल हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक तो फिजिक्स के अंदर इक्विलिब्रियम होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई किसी बॉडी पर जितनी भी फोर्सेज लग रही है, अगर उसका समेशन जीरो हो गया तो हम कह सकते हैं वो चीज़ इक्विलिब्रियम में। जैसे मार्कर मेरे हाथ में से रखा हुआ है, तो फिजिक्स के अंदर हम इसको कहते हैं कि भाई ये चीज़, ये मार्कर हमारे इक्विलिब्रियम में है। लेकिन केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन में मौजूद एक स्टेट है। मतलब शुरू में मैंने बताया ना कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बहुत फास्ट होती है, टाइम टू टाइम स्लो होना शुरू हो जाती है, और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड शुरू में बहुत स्लो होती है, टाइम टू टाइम फास्ट होने शुरू हो जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब जो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड है वो बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के बराबर हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज, और वो स्टेट क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो एक मिसाल इसकी हम ले लेते हैं, लेट्स से एक एग्जाम्पल करते हैं उसकी।
एक रिएक्शन इसके अंदर हम लोग देखते हैं जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन, हाइड्रोजन एंड आयोडीन, दीज टू एलिमेंट्स आर रिएक्टिंग टुगेदर टू फॉर्म HI, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब H2 और I2 का इस पूरे मिक्सचर का कलर पर्पल होता है। पर्पल इस आयोडीन की वजह से होता है, जो आयोडीन का खुद का कलर जो है वो वायलेट होता है, पर्पल होता है, ठीक है। जब इसको मिक्स करते हैं तो ये HI हमारे पास जो होता है, HI खुद क्या होता है, कलरलेस होता है। तो जब जिसमें मिसाल के तौर पे ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये H2 + I2 है, मतलब ये हमारे पास रिएक्टेंट है H2 + I2, उसका कलर आपको जो है वो पर्पल टाइप का कलर आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड हो रहा है इसी कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, इसी कंटेनर के अंदर। फाइनली क्या होता है, जब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो होना क्या चाहिए, इसको कलरलेस होना चाहिए। मतलब रिएक्टेंट है ना भाई, रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने के बाद उसको कलरलेस होना चाहिए, चूँकि HI की फॉर्मेशन हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका कलर क्या हो गया हमारे पास, ये पर्पल था ना, ये दिस इज़ पर्पल इन कलर, लेकिन यहाँ आकर कलर हमारा जो है उसका लाइट पर्पल हो गया। बस अगर आप सही से देखेंगे, अगर आपको देख सकते हैं तो यहाँ पर ये कलर इसका थोड़ा सा डिम हो गया, फेड हो गया कलर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर HI भी मौजूद है, प्लस HI भी मौजूद, और इसके अंदर H2 और I2 का मिक्सचर भी मौजूद है। मतलब 100% रिएक्टेंट जो है वो हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो चुका है। यहाँ आने के बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे स्टॉप हो गया है, मतलब देखने में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। विजिबिलिटी कोई इस तरह से नहीं आएगी, मतलब लाइट पर्पल कलर से कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ऐसा लगेगा जैसे रिएक्शन स्टॉप हो गया। मतलब ये ओवरऑल कलरलेस नहीं हो सकेगा, HI की फॉर्मेशन 100% नहीं होगी, रिएक्शन बीच में कहीं जाकर स्टॉप हो जाएगा किसी पॉइंट पर, और वो पॉइंट कहलाएगा हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये जो ए फिगर में शो क्या हो रहा है, व्हेन द रिएक्शन ऑफ H2 एंड I2 स्टार्ट्स, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, और बी में क्या हो रहा है, व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया। इक्विलिब्रियम रीच कब होता है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाती है। इसी चीज़ को आप एक ग्राफ की मदद से आप देख सकते हैं। लेट्स से दिस इज एक्चुअली अ ग्राफ, तो उसको हम एक ग्राफ की मदद से भी देख सकते हैं। लेट्स से कि ये हमने बुक से मैंने ग्राफ एक निकाल लिया, ठीक है, 7.2b ग्राफ है ये बुक के अंदर आपके सिंटेक्स बुक बोर्ड में। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखें और से इसको समझें, तो ये हमारे पास ओरिजिन है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। x एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया सेकंड्स के अंदर, y एक्सिस में हमने रिएक्शन रेट ले लिया। रिएक्शन रेट से मुराद यहाँ पर स्पीड है, स्पीड ऑफ रिएक्शन हमने ले लिया, ठीक है। और दो कर्व हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। एक कर्व हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन का कर्व, जिसमें H2 I2 HI बन रहा है। तो हमें पता है कि शुरू में रिएक्शन की स्पीड, अब देखो स्पीड यहाँ पर ज़्यादा है ना, वैल्यूज़ यहाँ पर अगर हम प्लॉट कर दें तो लेट्स से 10, 20, 30, 40 ऐसे ग्राफ बनता है ना भाई, एलिवेशन हो रही होती है नंबरिंग के अंदर, कि जब स्टार्ट में स्पीड रिएक्शन की ज़्यादा थी, टाइम टू टाइम जब वक्त आगे बढ़ता गया, रिएक्शन आगे बढ़ता गया, तो स्पीड आप देखते जा रहे हैं कम होती जा रही है। और ये बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पर आ गया हमारे पास, दिस इज़ द बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन का कर्व है ये, और ये हमारे पास था फॉरवर्ड रिएक्शन का कर्व। अब बैकवर्ड रिएक्शन की अगर आप बात करें तो उसमें शुरू में हमारे पास स्पीड कुछ भी नहीं थी, नेग्लिजिबल थी, लेकिन टाइम टू टाइम क्या होता है, स्पीड बढ़नी शुरू हो जाती है बैकवर्ड रिएक्शन की। यहाँ तक कि एक पॉइंट ऐसा आता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड RF, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो RF जो हम लोग शो करते हैं, दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और RB हम जो शो करते हैं, दिस इज एक्चुअली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा टाइम आ गया कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है, रेट है, वो बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो गई। जिस पॉइंट पर ऐसा हो जाता है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये वाला पॉइंट हमारे पास, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इसी को हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनमें इनमें एक ना इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। वो पॉइंट का क्या, कौन सा पॉइंट होता है, जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है ना वो बराबर हो जाती है, सेम हो जाती है, और इस पॉइंट पर ऐसा लगता है रिएक्शन सीम्स टू स्टॉप, ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पर ऐसा लगता है रिएक्शन सीम्स टू स्टॉप, ठीक है। तो ये जो इक्विलिब्रियम यहाँ पर होती है इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों कहा जाता है, बिकॉज रिएक्शन सीम्स टू स्टॉप, रिएक्शन ऐसा लगता है कि जैसे स्टॉप हो गया है, लेकिन बट इट इज़
going on in both directions at same rate। डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस वजह से इसको, डायनेमिक का मतलब होता है मोशन, मूवमेंट। इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस वजह से कहा जाता है, आपको ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है, सीम्स, ऐसा जाहिर होता है कि रिएक्शन सीम्स टू हाल्ट, जैसे रिएक्शन सीम्स टू स्टॉप, कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, रुक गया है, बट ऐसा नहीं है, रिएक्शन रुका नहीं होता है, बल्कि जिस स्पीड से वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है उसी स्पीड से बैकवर्ड हो रहा होता है, तो रिएक्शन में अल्टीमेटली कोई चेंज नहीं आ रहा होता है। इसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बज़ाहिर देखने में ऐसा लगता है रिएक्शन स्टॉप हो गया, लेकिन वो स्टॉप नहीं हुआ है, वो फॉरवर्ड बैकवर्ड में चूँकि सेम स्पीड से हो रहा है, चूँकि सेम स्पीड से फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन हो रहा है, इस वजह से ऐसा लग रहा है जैसे बज़ाहिर रिएक्शन के अंदर कोई फर्दर चेंज नहीं हो रहा। इसी पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम स्टेट। बस समझ में आ गए? ओके, देन हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन किसको कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम लॉ। इसमें हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे आज, ठीक है। इसको इक्विलिब्रियम लॉ भी कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहते हैं। किसने पेश किया था ये लॉ? दो नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे। नॉर्वेजियन साइंटिस्ट कौन से होता था? साइंटिस्ट हु एक्चुअली लिव्स, हु वाज बोर्न इन नॉर्वे। जो नॉर्वे में पैदा होता है उनको नॉर्वेजियन कहा जाता है। तो दो नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे, CM गोल्डबर्ग एक थे और एक थे पीटर वेज। पीटर वेज और CM गोल्डबर्ग ने 1864 में उन्होंने ये लॉ पेश किया था जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। क्या कहता है? सबसे पहले इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं। इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? ये लॉ कहता है कि फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो एक्टिव मास जो है ना, एक्टिव मास हम लोग कंसंट्रेशन को ही कहते हैं। कंसंट्रेशन से हमारा सिंपल मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये होता है ना कंसंट्रेशन। तो कहते हैं कि अगर कोई किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगी। मतलब जितना ज़्यादा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा उतनी तेज़ी से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और जितना ज़्यादा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगा उतनी तेज़ी से, उतनी स्पीड से, उतनी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मास एक्शन की, बस आसान सी स्टेटमेंट है बड़ी। इसकी फिर हम लोग करते हैं डेरिवेशन, जिससे हम न्यूमेरिकल जो है फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। आसान से डेरिवेशन है। केमिस्ट्री की सारी डेरिवेशन फिजिक्स के मुकाबले में काफ़ी आसानी होती है, ठीक है, जब हम डेरिवेशन करते हैं। क्योंकि जब जो बच्चा फिजिक्स के डेरिवेशन कर सकता है उसके लिए केमिस्ट्री कोई बड़ी बात नहीं होती उसको ड्राइव करना। तो एक डेरिवेशन हम करते हैं, इसमें हम एक सपोज करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को, ठीक है। जस्ट सपोज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, सपोज करते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास A और B रिएक्शन करके C और D बना रहे हैं, ठीक है। A और B ये हमारे पास क्या हो गए बच्चों? ये हमारे पास हो गए रिएक्टेंट्स हो गए ना, ये दे आर द रिएक्टेंट्स एंड C एंड D, C प्लस D ये क्या हमारे पास हो गए? दे आर एक्चुअली द प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स हमारे पास यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इट कैन मूव इन बोथ द डायरेक्शंस। स्मॉल जो A, स्मॉल B, स्मॉल C, स्मॉल D लिखा हुआ है ना, A कैपिटल A कैपिटल B तो हमारे पास कोई भी लेट्स से के रिएक्टेंट है और कैपिटल C कैपिटल D कोई भी प्रोडक्ट है। और जो स्मॉल में लिखा हुआ है ना, स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल A लिखा हुआ है, स्मॉल B, स्मॉल C, स्मॉल D, ये क्या है? दे आर एक्चुअली द, इनको कहा जाता है मोलर कोएफिशिएंट्स। ये मोलर कोएफिशिएंट्स हैं, मतलब ये मोल्स हैं हमारे, नंबर ऑफ मोल्स। गिवन A मोल्स ऑफ स्मॉल A मोल्स ऑफ कैपिटल A रिएक्ट विद स्मॉल B मोल्स ऑफ कैपिटल B, इट फॉर्म्स स्मॉल C मोल्स ऑफ कैपिटल C एंड स्मॉल D मोल्स ऑफ कैपिटल D। तो कैपिटल से जो लिखा हुआ है ना वो हमारे पास तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, और जो स्मॉल से लिखा हुआ है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। उसमें 1 2 3 स्मॉल B में स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में कोई भी नंबर आ सकता है मोल्स के लिहाज से, ठीक है। तो अब चूंकि रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों जा सकता है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम लोग RF से शो कर देते हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया। दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, लार्ज ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ये जो लार्ज ब्रैकेट होती है ना, आपको याद होगा कि लार्ज ब्रैकेट हमारे पास कंसंट्रेशन ब्रैकेट कहलाती है ना भैया, ये कंसंट्रेशन ब्रैकेट होती है। इसके अंदर हमेशा किसी चीज़ से कंसंट्रेशन आती है। तो ए और मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ए और बी हमने लिख दिया। और जो हमारे पास जो मोलर कोफिशिएंट होंगे उनको हम लोग एक्सपोनेंट बना देंगे। तो जो मोलर कोफिशिएंट हमारे पास आएंगे उनको हमें क्या कर देना है, एक्सपोनेंट या पावर बना देना है, ठीक है। तो हमने स्मॉल ए स्मॉल बी को उसके ऊपर पावर में लगा दिया, ठीक है। अच्छा, फिर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू में लगाने के बाद हम क्या करते हैं, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पर हमने जो कांस्टेंट लगाया वो के एफ है। के एफ हमारे पास क्या है, दिस इज एक्चुअली रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कह सकते हैं उसको। दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। उसको हमने जिस तरह से इक्वेशन 1 इसको हमने बना दिया लेट से, ठीक है। अब चूंकि रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है तो बैकवर्ड भी आ रहा होगा, और बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगी। प्रोडक्ट में सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन डाली, और जो मोलर कोफिशिएंट है उसको पावर बना दी, एक्सपोनेंट बना दिया। प्रोपोर्शनलिटी हटाया, इक्वल टू लगाया, और के भी एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये के भी हमारे पास क्या है, दिस इज द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दिस इज द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 2, सेकंड इक्वेशन बन गई हमारी, सही है। अब चूंकि एट इक्विलिब्रियम हमें पता है कि रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगा, इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाती है, तो आर एफ इज इक्वल टू आर बी हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन आर एफ है, सेकंड इक्वेशन आर बी है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो के एफ ये वाली एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के बराबर हो जाएगी। फिर कंपेयर करते हैं तो दिस एक्सप्रेशन बिकम इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में सेम हो गई, बराबर हो गई, क्योंकि दोनों ये आर एफ और आर बी भी इक्वल हो रहे हैं इक्विलिब्रियम पर। फिर के एफ है कांस्टेंट है, के बी है कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को हम एक तरफ कर लेते हैं, तो ये के एफ अपॉन के बी हो गया इक्वल टू, ऊपर प्रोडक्ट आ गया, नीचे रिएक्टेंट आ गया, इसकी कंसंट्रेशन। अभी के एफ और के बी चूँकि दोनों हमारे पास क्या है भाई, दोनों हमारे पास कांस्टेंट है, तो के एफ अपॉन के बी की जगह पर हम एक नया कांस्टेंट लगा लेते हैं, के सी लगा लेते हैं। के सी को क्या कहा जाता है, के सी इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल एक एक्सप्रेशन ड्राइव हो गई, इसको क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कहते हैं। और जो के सी इसके अंदर है ये कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऊपर इसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है, नीचे इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है, तो ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कहलाता है, इस तरह से इसको ड्राइव किया जाता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इज अ क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो रेशियो है वो के सी कहलाता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर हाउएवर चेंज विद टेम्परेचर। मतलब क्या कि जो के सी की वैल्यू है वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है, कंसंट्रेशन को चेंज करने से के सी की वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता, बट इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करने से के सी की वैल्यू में वेरिएशन आती है। तो के सी, द वैल्यू ऑफ के सी कॉन्स्टेंट तो होती है, लेकिन ये टेम्परेचर के चेंज करने के साथ साथ के सी की वैल्यू चेंज हो रही होती है, हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट होती है, कभी कभार इसको मालूम करना होता है, कभी ये गिवन होता है। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन जो गुलबर्ग और वेज ने पेश किया था, इसके थ्रू हमने क्या किया, हमने डेरिवेशन की, और डेरिवेशन में हमने एक एक्सप्रेशन निकाला, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, जिसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हैं जब कभी रिवर्सिबल रिएक्शंस के हवाले से जो न्यूमेरिकल आता है के सी फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है भाई, तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये न्यूमेरिकल नहीं, एग्जाम्पल 7.1, इट इज़ जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द एक्सप्रेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शंस। It's just you have to write down the equilibrium expression. You don't have to solve it. तो वो न्यूमेरिकल्स आगे आएंगे, 7.1 में नहीं है, ये तो बहुत आसान चीज़ है कि बस इसमें एक्सप्रेशन लिखनी है। जैसे फर्स्ट है ना, ये हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है NH3 + O2, ये जो इक्वेशन है उसमें NO + H2O बन रहा है। तो इसमें के सी की एक्सप्रेशन किस तरह से आती है, हमें पता है कि के सी इज़ इक्वल टू
प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, हमें जस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन केसी की एक्सप्रेशन लिखनी है। ऊपर प्रोडक्ट आएगा, नीचे रिएक्टेंट आएगा, तो हमें एक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट हमारे पास NO और H2O है, तो NO हमने लार्ज ब्रैकेट में लिखना है और उसके ऊपर पावर हमने क्या लगा देनी है 4, और H2O के ऊपर हमने पावर कितनी लगा देनी है भाई 6 लगा देनी है। फिर नीचे हमने क्या कर देना है, रिएक्टेंट लिख देना है। तो हमें इसमें NH3 है और पावर हमने ब्रैकेट के ऊपर लगा देनी है 4, और ऑक्सीजन है, पावर हमने उसके ऊपर लगा देनी है 5। दैट्स द सिंपल थिंग यू कैन डू। So this is not a numerical, this is how you actually make equilibrium expression, how you make the expression of equilibrium constant Kc. So this is not a big deal for anyone. Kc is equal to, सेकंड में क्या कर सकते हैं कि सेम यही चीज़ है कि ऊपर जो है हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर यहाँ पर प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, तो NO इसकी पावर 4 और O2 इसकी पावर हमारे पास 3, और नीचे क्या आ जाएगा रिएक्टेंट में हमारे पास N2O5, इसकी पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 स्क्वायर आ जाएगा इसका। सही है, बस हो गया, ये बुक में सॉल्व हो गई ऑलरेडी, इसी तरह से सॉल्व है। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। जिसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं कि राइट एक्सप्रेशंस ऑफ Kc एंड Kp फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। Kc और Kp की एक्सप्रेशन लिखें इनके लिए। Kp क्या होता है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, पहले Kc की एक्सप्रेशन तो लिख ही सकते हैं। Kc की एक्सप्रेशन इनके लिए सिंपल आ जाएगी, जैसे भी मैंने बताया दोबारा से वही कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखनी है, Kc इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये बुक का आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पार्ट में जाएंगे ना, तो क्वेश्चन 2 में जब आप जाएंगे, आई डोंट नो द पेज नंबर एक्चुअली, बट क्वेश्चन 2 में होगा न्यूमेरिकल से। तो ये हमारे पास आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा NH3 का स्क्वायर और H2O की पावर 4, और डेनोमिनेटर में आ जाएगा NO2 का स्क्वायर और H2 की पावर 7। बिल्कुल इस तरह से सेकंड जब हम करेंगे तो Kc कैसे निकलेगा इसमें, तो ऊपर आ जाएंगे प्रोडक्ट H2O का स्क्वायर, SO2 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा रिएक्टेंट H2S का स्क्वायर और O2 का क्यूब। ये तो Kc की एक्सप्रेशन निकाल दी। Kp किसे कहते हैं? Kp देखो बच्चों, Kp क्या चीज़ होती है, आगे आके इसकी डिस्कशन आएगी, थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। Kp इज आल्सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज आल्सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बट इट इज ओनली फॉर गैसियस रिएक्शंस, फॉर गैसियस रिएक्शंस। अगर हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट गैसियस स्टेट के अंदर हैं, तो वहाँ पर हम Kc के साथ साथ Kp भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों देख लो, ये दोनों जो हमारे पास रिएक्शंस हैं, इनमें जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो गैसियस फॉर्म में है। क्योंकि सबके नीचे देखो ब्रैकेट में जो लिखा होता है इसकी स्टेट लिखी होती है ना भाई, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, सब में आपको G लिखा हुआ दिख रहा है। G से मुराद के ऑल दीज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गैसियस इन स्टेट, वो गैसियस स्टेट में है। अब चूँकि ये गैसियस स्टेट में है, तो अगर हम इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालेंगे तो अब Kc तो निकल ही सकता है, Kc निकाल दी जिसमें वो यूज़ किया कंसंट्रेशन, इनकी Kp भी निकल सकती है। P फॉर यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, P फॉर हमारे पास यहाँ पर मतलब होता है पार्शियल प्रेशर, या सिर्फ प्रेशर आप इसको कह सकते हो, प्रेशर या पार्शियल प्रेशर, P से मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है कि बजाय हम कंसंट्रेशन के, हम इसमें इनकी प्रेशर को इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब प्रेशर यूज़ करते हैं बजाय कंसंट्रेशन के। जैसे इस फर्स्ट के लिए हम Kp की एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो Kp इक्वल टू, अब कंसंट्रेशन ऑफ पहले प्रोडक्ट आ जाएगा, सॉरी प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा P, और P के नीचे हमने लिख दिया अमोनिया NH3 और इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई है फिर प्रेशर H2O और इसकी पावर 4 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ NO2 इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ H2 इसकी पावर 7। बिल्कुल ऐसे इसकी Kp लिखनी हो तो प्रेशर ऑफ H2O इसकी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ SO2 इसका स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ H2S इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इसका क्यूब। समझ गए क्या डिफरेंस एक हमारे पास है Kc और Kp के अंदर? ठीक है,
Kc में हम C4 यहाँ पर हमारे पास होता है, C4 हमारे पास यहाँ पर होता है कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये Kc, और यहाँ पर P से मुराद हमारे पास होता है प्रेशर या पार्शियल प्रेशर। गैसियस रिएक्शंस के लिए हम Kc तो मालूम कर ही सकते हैं और उसके साथ Kc के साथ साथ उसकी Kc भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एक भी चीज़ लिक्विड या सॉलिड स्टेट में होती है तो फिर उसका Kp नहीं निकलता, सिर्फ Kc निकलता। क्लियर है? ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7.2 है हमारे पास। एन एसेंशियल स्टेप इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। के कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग होती है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक प्रोसेस होता है, क्लास 9th में आपने इसको पढ़ा होगा, चैप्टर 14 में सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन। उसके अंदर एक कॉन्टैक्ट टावर एक होता है जिसके अंदर एक बड़ा मशहूर प्रोसेस हो रहा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की ऑक्सीडेशन होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। क्लास 9 में भी आपने इसको इस तरह एरो लगाकर शो किया होगा इस इक्वेशन को। तो इफ इन एन एक्सपेरिमेंट देयर आर 5 moles ऑफ SO2, 4 moles ऑफ O2 एंड 2.8 moles ऑफ SO3 प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट इन अ 2dm क्यूब फ्लास्क, कैलकुलेट Kc। Kc बताइए और तमाम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के आपको मोल्स बता दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों याद रखो डेटा बनते हैं किसी भी क्वेश्चन में जब हम जाते हैं। मोल्स ऑफ SO2 हमारे पास यहाँ पर गिवन है, मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास कितने दिए हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास ये 5 मोल्स दिए हुए हैं, और उसके अलावा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने दिए हुए हैं हमारे पास, 4 मोल्स दिए हुए हैं। देन मोल्स ऑफ SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड ये कितना दिया हुआ है हमें, 2.8 मोल्स, और हमें वॉल्यूम भी दिया हुआ है 2dm क्यूब फ्लास्क, तो वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है 2dm क्यूब। कैलकुलेट Kc बतानी है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब Kc बताने के लिए हमारे पास क्या होता है, सिंपल मेथड ये होता है कि हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो इक्विलिब्रियम लॉ यूज़ करेंगे या लॉ ऑफ मास एक्शन यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम लॉ के मुताबिक Kc बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिख ही देता हूँ। प्रोडक्ट हमारे पास है SO3, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और रिएक्टेंट हमारे पास है SO2 और O2। ठीक है, तो अच्छा एक मसला इसके अंदर ये है, इस क्वेश्चन के अंदर अभी फ़िलहाल, अच्छा पहले तो मैं यहाँ पर मैं स्क्वायर लगा देता हूँ। मसला ये है कि हमें यहाँ पर चाहिए कंसंट्रेशन और दिया हुआ है मोल। मोल को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको डेसीमीटर क्यूब से वॉल्यूम से डिवाइड करना होता है तो कंसंट्रेशन आ जाता है हमारे पास। तो इन तीनों मोल्स को हम कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, डेटा में ही कर सकते हैं। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ SO2 निकालना है तो 5 डिवाइड बाय जो वॉल्यूम हमारे पास गिवन है डेसीमीटर क्यूब, उसे डिवाइड कर देंगे। इस तरह कंसंट्रेशन आपको O2 का निकालना है तो दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाय 2। कंसंट्रेशन ऑफ SO3 का निकालना है तो दैट इज़ 2.8 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ रहा है SO2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, 5/2 इक्वल टू यस 2.5। कैपिटल M भी लिख सकते हैं, मोल्स पर dm क्यूब भी लिख सकते हैं। 4/2 तो ये 2 आ गया, ये करें 2.8 डिवाइड बाई 2 1.4 मोलर। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। ठीक है, चूँकि हमें यहाँ कंसंट्रेशन चाहिए, मोल्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो Kc इक्वल टू दैट इज़ 1.4 का स्क्वायर अपॉन 2.5 का स्क्वायर और ये 2, इसको कैलकुलेट करें 0.1568 या 0.157 कह सकते हैं राउंड ऑफ करके। अच्छा, इसके यूनिट का क्या होता है, यूनिट के बारे में याद रखिएगा। अक्सर Kc के यूनिट्स के बारे में दो बातें याद रखें। सबसे पहली बात, समटाइम्स हम ये कहते हैं कि यूनिट Kc की जनरली लिखी नहीं जाती है। जनरली Kc की यूनिट लिखते नहीं है और निकाल भी सकते हैं, मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ। तो यूनिट्स ऑफ Kc डिपेंड्स अपॉन इक्वेशन, फिक्स यूनिट नहीं होती है उसकी, इसकी यूनिट हर इक्वेशन के लिहाज से डिफरेंट हो जाती है। अब जैसे इसके लिए कितनी निकलेगी, इस इक्वेशन के लिए, इसको आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन पर आ जाओ। SO3 का स्क्वायर है मतलब मोलैरिटी का स्क्वायर है ये, ठीक है, डिवाइड बाय ये मोलैरिटी का स्क्वायर है, मोलैरिटी का स्क्वायर इनटू, और ये हमारे पास जस्ट मोलैरिटी है। ठीक है, अब अगर आप इसको देखोगे तो दिस इज,
यहाँ पर क्या हो गया कि मोलैरिटी का स्क्वायर से मोलैरिटी का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन मोलैरिटी बच गया, ये मोलैरिटी इन्वर्स हमारे पास बच गया। तो यहाँ पर जस्ट मोलैरिटी इन्वर्स लिख सकते हैं, समझ गए, यूनिट इस तरह से निकाल सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7.3 है हमारे पास, 7.2 कर लिया, 7.3 पे आते हैं। इथाइल एसीटेट इज एन एस्टर ऑफ इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड कॉमनली यूज्ड एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इक्वेशन दे दी गई, रिवर्सिबल इक्वेशन। तो इथाइल एसीटेट इज एन एस्टर ऑफ इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। इथेनॉल और एसिटिक एसिड से मिलकर बनता है ये एस्टर है, इसको हम एस्टर भी कह सकते हैं। इस एस्टर का जो नाम है इसको हम इथाइल एसीटेट भी कह सकते हैं, दोनों नाम इसी के हैं। और ये तो वाटर है। ये कैसे बन रहा है, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, दिस इज एसिटिक एसिड, और ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है जिसको हम लोग इथेनॉल भी कह सकते हैं। ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो मैं बता रहा था ना क्लास के स्टार्ट में, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आ गई है, एस्टर की फॉर्मेशन हो गई है। स्वीट स्मेल वाले कंपाउंड्स होते हैं एस्टर। इन एन एस्टरिफिकेशन प्रोसेस, एक एस्टरिफिकेशन प्रोसेस में 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड एंड 138 ग्राम इथेनॉल वर मिक्स्ड। 180 ग्राम एसिटिक एसिड और 138 ग्राम इथेनॉल को मिक्स किया गया है 298 केल्विन पर, इस टेम्परेचर पर। याद रखिए इस चैप्टर के अंदर टेम्परेचर को हम यूज़ नहीं करते हैं, मतलब टेम्परेचर का इतना काम नहीं होता है इसका, ठीक है, टेम्परेचर हम कट कर देते हैं। एंड अलाउड टू स्टार्ट रिएक्शन, और बाद में रिएक्शन स्टार्ट हो गया, मतलब इनिशियली ये इनिशियल मास है। इनिशियली आपको जो मास दिया गया 180 ग्राम था, और इथेनॉल का जो हमारा इनिशियल मास था वो 138 ग्राम था। इनिशियली दोनों हमारे पास ये 180 ग्राम इनिशियली शुरू में, और ये 138 ग्राम इनिशियली इनको मिक्स किया गया, ठीक है, एक बीकर में डाला गया और उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट किया गया, ठीक है। लेट्स से एक बीकर था, इस बीकर के अंदर दो चीज़ें ऐड की गई इसके अंदर, ठीक है। एसिटिक एसिड इसके अंदर ऐड किया गया CH3COOH, कितना ऐड किया गया 180 ग्राम, और इसी के अंदर ऐड किया गया हमारे पास इथेनॉल। इथेनॉल मतलब C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, कितना भाई 138 ग्राम, और दोनों को आपस में रिएक्शन करा दिया। तो फाइनली इसके अंदर एस्टर की फॉर्मेशन शुरू हो गई, ये बनना शुरू हो गया, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इसको हम लोग कहते हैं। यहाँ तक पढ़ लिया हमने। अंडर नेसेसरी कंडीशंस आफ्टर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड, एक वक्त ऐसा है कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, चूँकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा तो इसके अंदर आपको पता है सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट इसके अंदर मौजूद होंगे, इस कंटेनर के अंदर सारे रिएक्टेंट सारे प्रोडक्ट मौजूद होंगे। जब इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा तो इक्विलिब्रियम पर आप देख सकेंगे कि इसके अंदर हमारे पास एसिड भी होगा, इसके अंदर हमारे पास इथेनॉल भी होगा, इसके अंदर हमारे पास एस्टर भी होगा CH3COO C2H5, और इसके अंदर हमारे पास वाटर भी होगा, सब होंगे इक्विलिब्रियम पर। दिस इज इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। शुरू में ऐसा नहीं था, शुरू में जाहिर सी बात है सिर्फ प्रोडक्ट तो होगा नहीं, सिर्फ रिएक्टेंट था, शुरू में सिर्फ ये था, बाद में ये भी बनना शुरू हो गया, यहाँ तक रिएक्शन स्टॉप हो गया, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। तो आफ्टर इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड 60 ग्राम ऑफ अनयूज्ड एसिटिक एसिड वर प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर। कह रहे हैं कि जब रिएक्शन में डाला था हमने स्टार्ट में तो 180 ग्राम डाला था, और जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया तो जो ये हमारे पास है एसिड, एसिटिक एसिड, वो कितना बच गया 60 ग्राम बच गया इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर। आप इसकी Kc की वैल्यू बताइए, Kc कैलकुलेट कीजिए। तो ये सवाल जैसा लग रहा है उतना आसान नहीं होता है, इसमें Kc मालूम कर लेना। कि इसमें आपसे कह रहे हैं अनयूज एसिड, अनयूज एसिटिक एसिड से मुराद के जो इक्विलिब्रियम पर जो हमारे पास एसिड बचा हुआ है जो इस्तेमाल नहीं हो सका, क्योंकि रिएक्शन स्टॉप हो गया, अब आगे बढ़ नहीं सकता, तो अनयूज हो गया ना, ये इस्तेमाल नहीं हो सका। मतलब 180 ग्राम में से मान लेते हैं कि कितना ग्राम 120 ग्राम इस्तेमाल हो गया, 60 ग्राम जो है वो बचा रहेगा, जो इस्तेमाल नहीं हो सका, तो वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मौजूद है। आप Kc की वैल्यू बताइए। अब Kc, अब देखो यहाँ पर जब ऐसा हो कि आपको इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल मास दिया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जब हम डेटा बनाते हैं, जब हम इसका डेटा बनाते हैं तो डेटा के अंदर हम लोग सबसे पहले बनाते हैं आइस टेबल। चूँकि उसके रिएक्शंस बच्चों को इसलिए इसके न्यूमेरिकल मुश्किल लगते हैं चैप्टर 7 के, चूँकि बच्चों को आइस टेबल बनाना नहीं आता या वो आइस टेबल बनाते ही नहीं है, और जब बच्चे आइस टेबल नहीं बनाएंगे तो फिर उस सूरत में इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि इस तरह के न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये मसला करता है आइस टेबल नहीं बनने की वजह से, यही मसला, इसका डेटा ही नहीं बन रहा होता है स्टार्ट में कि ये बोल क्या चाह रहा है।
फिर एंड में भी नहीं, और सोल्यूशन बड़ा आसान होता है, डेटा इसका बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आइस टेबल बनाना पड़ता है। तो आइस टेबल बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इक्वेशन लिख देंगे दोबारा से, जैसे कि CH3COOH प्लस C2H5OH, रिएक्शन एरो CH3COOC2H5, ये एस्टर हो गया आपका, इथाइल एसीटेट जिसको कह रहे हैं, और वाटर। अब आइस क्यों कह रहे हैं? आइस मतलब बर्फ़ यहाँ पर नहीं है। आइस तीन लेटर्स है, ICE, आइस। आई फॉर हमारे पास होता है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल कंसंट्रेशन। C फॉर हमारे पास होता है, दिस इज कॉल्ड चेंज इन कंसंट्रेशन। और E फॉर हमारे पास होता है, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इसीलिए इसको आइस टेबल कहा जाता है। तीन चीज़ें, इनिशियल, चेंज, इक्विलिब्रियम। तो देखो इनिशियली जो हम एसिटिक एसिड मिला रहे थे वो कितना मिला रहे थे भाई? 180 ग्राम। ये हमारा 180 ग्राम 180 ग्राम हो गया। और जो इथाइल अल्कोहल मिला रहे थे हम उनमें मिला रहे थे 138 ग्राम। ये हमारा 138 ग्राम हो गया, ठीक है। और इनिशियल कंसंट्रेशन हमें क्वेश्चन से हमें पता लगेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन जब भी आपको निकालनी होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा क्वेश्चन हमें बता रहा होता है। और जो आपको पता है रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा इनिशियली, तो एस्टर तो होगा नहीं, प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं इनिशियली, शुरू में प्रोडक्ट तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर हम 0 हम लिख सकते हैं कि होंगे नहीं शुरू में। यहाँ तक कि उसके बाद चेंज आएगा, कुछ चेंज आएगा, कुछ कमी आएगी, मतलब कुछ चेंज आएगा जब वो इक्विलिब्रियम तक पहुँचेगा। चेंज इन कंसंट्रेशन हमें पता है कहाँ से? हमें हमेशा इक्वेशन से पता लगता है। ये इक्वेशन हमें बताता है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है। तो उसमें हम क्या लिख देंगे? रिएक्टेंट, ये हमारे पास रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट हमेशा कम होता है, प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है। तो ये कम हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, और ये बढ़ रहा होगा इक्विलिब्रियम जब रीच होगा। इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही होगी, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी, ऐसे ही होगा। अब कितनी कम हो रही होगी? यहाँ पर जितने मोल्स हैं, मोल्स के लिहाज से हम देख लेंगे। अब ये इसके पीछे कुछ मोलर कोएफिशिएंट नहीं, तो 1 सपोज कर लेंगे, तो -x हो रहा होगा। ये -x हो रहा होगा, ये कितना बढ़ रहा होगा? +x। और कितना बढ़ रहा होगा? +x। अगर यहाँ पर 2H2 होता तो +2x कर देते हैं, अगर यहाँ पर 2 लगा हो तो -2x कर देते हैं। ये देखते हैं इसको, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैसे आएगी? इनिशियल और चेंज दोनों को साथ में मिलाकर लिख दें। ये हो जाएगा 180 - x, ये हो जाएगा 138 - x, ये आ जाएगा 0 + x, ये जगह 0 + x, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मसला है। मसला क्या है कि हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखनी थी, लेकिन ये तो हमारे पास मास है, तो मास ग्राम दिया हुआ है ना भाई, तो हमें क्या करना पड़ता है भाई? ग्राम से सबसे पहले हम लोग जाते हैं मोल्स में, और मोल्स के बाद फिर हम जाते हैं मोलैरिटी में। ग्राम से मोल में जाना होता है तो हम क्या करते हैं? ग्राम को डिवाइड कर देते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास से, मोल बन जाता है। मोल से मोलैरिटी में जाने के लिए मोल्स को हम किससे डिवाइड कर देते हैं भाई? वॉल्यूम से। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है? ग्राम को मोल बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? 180 ग्राम को डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें भाई? 60। यस, इसका निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका निकलना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास CH3COOH का। ये हो जाएगा 12 + 3 + 12 + 16 + 16 + 1, ये पूरा 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 3 18, 3 मोलर आ जाएगा, यहाँ पर पास 3 आ जाएगा, 3 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ये अब इसका कितना निकलेगा? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकालेंगे, तो ये हमारे पास डायरेक्ट निकाल दो ना, 46 निकालना आता है ना, 46 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करने से क्या 3 आ रहा है, इसको निकालने से भी क्या, इसको 3 आ रहा है, इसमें भी 138 डिवाइड बाई 46, इसका भी 3 मोलर आ जाएगा, 3 मोल्स आ जाएंगे। अब मोल से वॉल्यूम में जाने के लिए क्या करें? मोल से मोलैरिटी में जाने के लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। पूरे क्वेश्चन में आप देख लो वॉल्यूम कहीं नहीं दिया हुआ। मोल से अगर आपको मोलैरिटी में जाना है या मोल्स पर डीएन क्यूब में जाना है, मोलैरिटी किसको कहते हैं? मोल्स पर डीएन क्यूब को कहते हैं ना भाई। तो उससे जाने के लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, डेसीमीटर क्यूब से। तो वॉल्यूम तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है अगर आप पढ़ेंगे तो। अब जब वॉल्यूम नहीं दिया गया तो हम उसका सपोज कर लेते हैं 1 है, 1 सपोज कर लेते हैं। सपोज कर लो जो मोल आया है वही असल में मोलैरिटी भी है, अगर वॉल्यूम सवाल में नहीं है। तो ये जो मोल आया ना, इसी को हम डायरेक्ट कैपिटल M लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्यों डायरेक्ट किया गया उसको? क्योंकि वॉल्यूम गिवन ही नहीं है तो 1 सपोज कर लिया उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 180 - x नहीं करना था, यहाँ पर हमें करना था 3 - x, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 3 - x। चूँकि कंसंट्रेशंस पर बात करनी है, मास पर बात नहीं करनी। समझ में आ गई बात? ये हमारे पास होती है जिसको हम लोग
आई स्टेबल कहते हैं। अच्छा दोबारा से बताया तो ये वाली चीज़ मसला कर रही है। देखो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इनिशियली इतना था, इतना कुछ चेंज आया, इक्विलिब्रियम पर कितना बचा। इक्विलिब्रियम में निकालने का सिंपल तरीका ये होता है कि आई प्लस सी, इनिशियल और चेंज को साथ में मिलाकर लिख दें, आई प्लस सी कर दें, इनिशियल और चेंज को मिलाकर लिख दें। अब यहाँ पर देखें, अब ये है 3 मोलर, 3 और यह माइनस एक्स है तो दोनों को मिलाकर लिख दिया 3 माइनस एक्स। ये 3 और माइनस एक्स है तो मिलाकर लिख दिया 3 माइनस एक्स। ये 0 और प्लस एक्स से मिलाकर लिखा तो 0 प्लस एक्स। अब 0 प्लस एक्स तो सिर्फ एक्स ही रहेगा ना भाई, और उसको मिलाकर लिखा तो 0 प्लस एक्स, तो ये क्या रहेगा सिर्फ एक्स। आगे बात समझ में कैसा है ये? तो ये आई स्टेबल कहलाता है, इनिशियल चेंज इक्विलिब्रियम। ये बनाना ज़रूरी है, ये नहीं बनाएंगे तो कुछ आंसर नहीं हो सकेगा। इसके बाद सॉल्यूशन करना 1 मिनट का काम होता है, वो कुछ भी नहीं। अच्छा आपको ये भी कहा जा रहा था कि 60 ग्राम ऑफ अनयूज एसिड वर प्रेजेंट इन द रिएक्शन, कि जब इक्विलिब्रियम रीच कर गया तो एसिड का 60 ग्राम मौजूद था। तो इक्विलिब्रियम रीच करने के बाद जो एसिड हमारा है इसका हमारे पास कितना मौजूद है, इसका 60 ग्राम हमारे पास मौजूद है। 60 ग्राम इतना इक्विलिब्रियम पर इसकी कंसंट्रेशन 60 ग्राम है, तो 3 माइनस एक्स बराबर होगा 60 ग्राम के। इसको भी आप मोल में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या होगा, डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास से, कि 3 माइनस एक्स कितना हो गया 1 मोल या फिर 1 मोलर। ठीक है, अब यहाँ 3 माइनस एक्स 1 मोलर हो गया, तो यहाँ पर भी 3 माइनस एक्स कितना हो गया 1 मोलर हो गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, x निकालने के लिए क्या करें, x बराबर कितने की हो जाएगा, x इक्वल टू x बराबर के कितने हो जाएगा, इधर जाएगा 3 माइनस 1 इधर हो जाएगा, या x इक्वल टू प्लस का हो गया इधर माइनस का, 3 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 2। तो ये कितना आ गया हमारे पास 2 मोलर, और ये कितना आ गया हमारे पास 2 मोलर। इक्विलिब्रियम पर सारे रिएक्टेंट और कंटेंट और प्रोडक्ट आ गए। ये हमारा आ गया एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर, ये आ गई इथेनॉल की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर, ये आ गई एस्टर की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर, और ये आ गई हमारे पास वाटर की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर। अब सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है, सॉल्यूशन मतलब डेटा ज़्यादा मुश्किल है इसका, सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है। सॉल्यूशन में क्या है कि भाई इक्विलिब्रियम लॉ लगा देंगे अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम लॉ। इक्विलिब्रियम लॉ आपसे क्या कहता है कि Kc हमारे पास बराबर हो गया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, सबसे पहले एस्टर है CH3 COO C2H5 और वाटर, और रिएक्टेंट क्या हमारे पास है CH3 COOH और साथ में इथाइल अल्कोहल। सबके 1 मोलर है तो बस पावर ऊपर कुछ भी नहीं आया। अब इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है 2 और 2 है, 2 इंटू 2। इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है 1 और 1 है, तो 1 इंटू 1। तो Kc कितना आ गया हमारे पास आंसर। मतलब इसमें कोई कमाल नहीं था, कमाल इसको बढ़ाना था। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई थी, तो इनिशियल कंसंट्रेशन में इनिशियल पहले मास दिया हुआ था, इनिशियल मास को हमने कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और हम ये बताया गया था कि इक्विलिब्रियम पर एसिड का 60 ग्राम बचा हुआ था, तो हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम में 60 ग्राम लिख दिया एसिड का। यहाँ से हमने जो है वो हमें इक्विलिब्रियम पर पता लग गया कि एसिटिक एसिड और इथेनॉल कितना है, और यहीं से x की वैल्यू निकाल कर हमने इधर पर पुट कर दी, जिससे हमें पता लग गया कि एस्टर और वाटर कितना है। जब सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ गया, हमने उसको पुट करके Kc की वैल्यू निकाल ली। समझ में आ गई बात? कह रहे थे कि इनिशियली 3 मोलर था हमारे पास, 3 मोलर था हमारे पास इनिशियली एसिटिक एसिड का। वैसे तो ये तो हमारे पास 180 ग्राम था, तो 180 ग्राम को जब हमने मोलारिटी में कन्वर्ट किया तो ये 3 मोलर हो गया, मतलब 3 मोलर इसको डाला जा रहा है। ठीक है, और इसको भी जब हमने मोलारिटी में कन्वर्ट किया तो ये 3 मोलर आ गया। 3 मोलर ये इथाइल अल्कोहल डाला जा रहा है इसके अंदर, 3 मोलर। ठीक है, ओके। अब रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, तो यहाँ माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। अब इसके अंदर कुछ कमी आ गई ना, अब कितनी कमी आ गई, मान लेते हैं कि x मोलर इसमें से कम हो गया, तो इक्विलिब्रियम पर ये कितना बचा हुआ, कितना रहा इक्विलिब्रियम पर, जो 3 था, अब जो कमी आई 3 माइनस एक्स, तो ये 3 माइनस एक्स हमारे पास होगी इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन। 3 पहले से थी और ये कमी आ गई, तो 3 में से x कम हो गया। ठीक है, इसमें भी 3 में से x कम हो गया। ठीक है, और जितना अब यहाँ पर सवाल में ये बता रहे थे कि जो
जब इक्विलिब्रियम रीच हुआ तो इक्विलिब्रियम पर एसिटिक एसिड वो कितना बचा हुआ था, 60 ग्राम बचा हुआ था। मतलब 60 ग्राम इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन थी एसिटिक एसिड की, तो हमने यहाँ 60 ग्राम लिख दिया। 60 ग्राम मोलरिटी में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड बाय 60 कर दिया, तो ये 1 आ गया। तो इस तरह से ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 3 - x मतलब 3 - s क्या है, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, दिस 3 - x इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। अब वो कितना है 3 - s की वैल्यू हमने यहाँ निकाल दिया 1 मोलर है, तो ये भी 3 - x 1 मोलर आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट कर दी। आज क्वेश्चन जो था एग्जाम्पल 7.2 आसान इसलिए था कि इसमें इक्विलिब्रियम पर ही सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बता दी गई थी। कह रहे ना एट इन एन एक्सपेरिमेंट इतने 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 इक्विलिब्रियम पर मौजूद थे। लेकिन इस सवाल में क्या किया जा रहा है कि कह रहे हैं कि ये इनिशियली मिक्स कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पर सिर्फ एसिड बता रहे इतना है, तो हमने ये वर्कआउट करना पड़ा इस टेबल का। जब भी इनिशियल मास, इनिशियल मोल्स, इनिशियल कंसंट्रेशंस गिवन होते हैं तो आइस टेबल बनाना पड़ता है। और अगर इक्विलिब्रियम पर दे दिए जाए तो डायरेक्ट आंसर लगा दो, फिर ये तो 1 मिनट में हो जाता है। इसमें ये 5-10 मिनट लग जाएंगे इस काम में। ठीक, क्लियर है को मसला? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपकी बुक में, इसको देख लेते हैं। ये भी सेम इसी तरह का एक सवाल है। कह रहे हैं कि एट 444 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 444 डिग्री सेंटीग्रेड इस खास एक टेम्परेचर पर, टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, अभी रिएक्शन में कट कर दिया। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज परफॉर्म्ड इन अ सील्ड 1 dm³ स्टील वैसल। वॉल्यूम इसकी 1 ही दिया हुआ है तो कोई सा फर्क नहीं पड़ता, तो वो डिवाइड जब करेंगे तो वही आ जाएगा, मोल जो होगा वही वॉल्यूम बन जाएगा, वही मोलरिटी बन जाएगी। इक्वेशन दी हुई H2 + I2 इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन है। इफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स 1 मोल ऑफ H2, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अगर 1 मोल हाइड्रोजन का है, 1 मोल आयोडीन का है और 7 मोल HI का है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। ये तो बड़ा आसान हो गया। देखो इक्विलिब्रियम में H2 भी दे दिया, I2 भी दे दिया, HI भी दे दिया, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। इनिशियल की बात ही नहीं की इसने, तो ए पार्ट तो बड़ा आसान है। ए पार्ट को सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम डेटा इसमें बना लेंगे। जब हम डेटा बनाएंगे उसके बाद डेटा में हमें H2 की कंसंट्रेशन भी पता है इक्विलिब्रियम पर, दैट इज 1 मोल है ना, तो और हमें पता है कि वॉल्यूम, अच्छा मोल से जब हमें मोलरिटी में जाना है तो वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/1, तो ये 1 मोलर डायरेक्ट ही हो गया ये हमारे पास। ठीक है, I2 की कंसंट्रेशन हमारे पास यहाँ पर दी हुई है, दैट इज आल्सो 1 मोलर, 1 मोल है तो ये 1 मोलर हो गया फाइनली। ठीक है, 1 से डिवाइड कर दिया। HI की कंसंट्रेशन दैट इज 7 है, 7 मोल है, तो उसको भी 1 से डिवाइड किया तो 7 मोलर हो गया, दैट सिंपल। ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर इसको इस तरह से डायरेक्टली 1 मोलर 7 डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, बात तो वही है। अब हमें मालूम क्या करना है, इसमें Kc की वैल्यू मालूम करनी है, तो 1 मिनट में इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन, अब देखिए Kc हमारे पास बराबर किसके होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारे पास है HI का स्क्वायर हो जाएगा और ये H2 और I2, सही है भाई। वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये 7 का स्क्वायर अपॉन 1 × 1, ये हमारे पास 49 आ जाएगा। आगे किसी 49 सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अब ये देखो ये भी बड़ा आसान लग रहा है, क्यों, जो कि इसमें इक्विलिब्रियम पर दे दिया, काम ही कुछ नहीं करना था। यूनिट निकाले, यूनिट भी इजीली निकल जाएगी। ये मोलरिटी है, मोलरिटी का स्क्वायर अपॉन मोलरिटी इंटू मोलरिटी, सारे कट जाएंगे तो कोई यूनिट नहीं आएगी, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। मसला आएगा दूसरे पार्ट में इसके। अब क्या कह रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन बताइए H2 और I2 की। अब चूँकि इनिशियल का लफ्ज़ आ गया, इनिशियल का, तो उसका मतलब हमें आइस टेबल बनाना पड़ेगा इसके अंदर दोबारा से। ठीक है, अब दोबारा आइस टेबल बनाता हूँ। अब ये बी पार्ट है, यहाँ पर शुरू हो रहा है, तो इसका जो डेटा बनता है, अच्छा इसके डेटा में ही आंसर आ जाएगा, इसके आइस टेबल में इसका आंसर आ जाएगा। अब आप देखिएगा कैसे आइस टेबल जब बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, इक्वेशन H2 + I2 2HI। ठीक है, आइस से ICE लिखेंगे, ICE, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन जो क्वेश्चन में होगा, दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन, कितना चेंज आ रहा है, एंड दिस इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइस टेबल। ठीक है, तो भाई इनिशियल कंसंट्रेशन तो पता नहीं है, ये तो पता ही नहीं है, H2 और I2 ये तो पता ना है, तो इसको स्मॉल a स्मॉल b कर देते हैं, पता नहीं कुछ भी होगा, स्मॉल a स्मॉल b कर देते हैं, पता नहीं है।
और इनिशियल आपको पता है कि इनिशियली प्रोडक्ट तो होता नहीं है, दैट्स 0। चेंज कितना आया, अब ये कम होगा ये बढ़ेगा। अब इसके पीछे मोलर कोफिशिएंट 1 है तो ये -x हो गया, ये -x हो गया। इसके पीछे मोलर कोफिशिएंट 2 है तो ये +x नहीं हुआ, अब ये क्या हो गया +2x। किसको देखते हुए भाई, इस 2 मोल्स को देखते हुए मोलर कोफिशिएंट को। यहाँ पर -x क्यों हुआ, तो इसके पीछे 1 है, इसके पीछे 2 छुपा है तो 2 लिख दिया, +2x। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, यहाँ a - x हो गया, यहाँ b - x हो गया, और ये 0 + 2x हो गया, जिसको हम सिर्फ 2x लिख सकते हैं। ठीक है, हमें मालूम क्या करना है। अच्छा, ये भी हमें पता है इक्विलिब्रियम पर इन सब की वैल्यूज़ पता है। इक्विलिब्रियम पर H2 1 मोलर है, I2 1 मोलर है और HI 7 मोलर है। तो ये हमारे पास 1 मोलर है, ये 1 मोलर है और ये 7 मोलर है। यहाँ से x हमें पता लग जाएगा, कैसे, x = 7/2, ऐसा ही है। x कितना आ गया, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, कितना आया 3.5 आया। अब यहाँ पर इसमें पुट कर दें a = 1 + x और b = 1 + x। a = 1 + 3.5, b = 1 + 3.5, a = 4.5 मोलर एंड b = 4.5 मोलर। ये दोनों आंसर्स आ गए हमारे पास। H2 और I2 की इनिशियल कंसंट्रेशन 4.5 मोल से या मोलर है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आइस टेबल में इसका आंसर आ गया। तो हमने इसको यहाँ पर क्या सपोज कर लिया, A हमें बताना था और B हमें बताना था, तो हमने आइस टेबल से निकाल लिया इनिशियल कंसंट्रेशन से। बुक में ऐसा नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन 4 है हमारे पास। हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ कलरलेस गैस प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग H2 एंड I2। ओके, एक इक्वेशन दे दी है, रिवर्सिबली होनी चाहिए, दैट से बात है, चैप्टर में पढ़ी रिवर्सिबल रिएक्शन में। इन एन इक्विलिब्रियम स्टडी ऑफ अबव रिएक्शन 1.2 मोल्स ऑफ H2 की कंसंट्रेशन आ गई, 1.2 मोल्स ऑफ I2 वर इंजेक्टेड इन इवैक्यूएटेड 1000 क्यूब वॉल्यूम आ गया। सील्ड फ्लास्क कैन स्टार्ट द रिएक्शन टू अकर एट टेम्परेचर कट गया। ठीक है, अंटिल द इक्विलिब्रियम इज फॉर्म्ड। अच्छा, ये यहाँ पर उन्होंने इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी, कह रहे हैं इन दोनों चीज़ों को इंजेक्ट किया गया एक फ्लास्क के अंदर, अंटिल द इक्विलिब्रियम इज फॉर्म्ड, यहाँ तक कि इक्विलिब्रियम उसके बाद पहुँच गया, मतलब इक्विलिब्रियम बाद में जाकर पहुँचा। तो ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम की नहीं है, इनिशियल मीन्स आइस टेबल बनेगी। इफ़ Kc फॉर दिस रिएक्शन इज 49, अगर इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू 49 है तो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ H2, I2 एंड HI। तो H2, I2 और HI की आप जो है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो निकालिए। ठीक है, तो अब चूँकि आइस टेबल तो बननी है, कुछ भी कर लेते हैं। ठीक है, हमें इक्विलिब्रियम पर बताना है H2, I2 और HI कितना है। ये जो H2 और I2 दे रही है इक्विलिब्रियम पर नहीं है, इनिशियल दे रहे हैं, इक्विलिब्रियम पर बतानी है, तो इसी ये बता देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। डेटा बनाते हैं सबसे पहले तो। अब चूँकि दोबारा आइस टेबल बनानी है तो दोबारा इसको आप देखें। अगर अब तो लाजमी समझ में आ जाना चाहिए कि आइस टेबल में काम कैसे होता है। आइस टेबल का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको दोबारा से इक्वेशन लिखें। 2 बार इससे पहले कर चुका हूँ, तीसरी बार आज कर रहा हूँ ये काम में। H2 + I2 और रिएक्शन करके क्या बनाओ 2HI। ठीक है, 3 वर्ड्स आ जाएंगे, ICE। I फॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन। C फॉर हमारे पास हो जाएगा दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन, और E फॉर हमारे पास हो जाएगा दिस इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है 1.2 मोल्स है। अच्छा, मोल्स है। अच्छा, यहाँ पर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1000 cm3। अब 1000 cm3 हमें पता है कितना होता है, 1 dm3 होता है। तो दोबारा से मतलब जो मोल है दोबारा से वो वॉल्यूम वही बन गया, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आ जाएगा। तो बेटा डायरेक्ट क्या लिख दूँ यहाँ पर 1.2 कैपिटल M लिख दूँ, यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, मतलब क्या मोल में लिखो, चुके 1 से डिवाइड कर दिया उसको। और ये हमारे पास ये कितना, ये भी 1.2 M हो गया। और आपको पता है रिएक्शन जब स्टार्ट होता है इनिशियली प्रोडक्ट तो होता नहीं है, तो 0। ठीक है, अब देखो दोबारा से यहाँ कमी आएगी, पीछे 1 लिखा हुआ तो -x और ये बढ़ेगा, अब ये प्लस कितना हो जाएगा, ये 2x, चूँकि इक्वेशन में 2 लिखा हुआ है इक्वेशन में। ठीक है,
अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैसे, 1.2 माइनस एक्स, दोनों को जोड़ कर लिख देना ना, 1.2 माइनस एक्स और 0 प्लस 2x मतलब सिर्फ 2x आ गई। ठीक है, ओके, यहाँ इस टेबल हमारे पास यहाँ पर बन गई। अब हमें यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। आज टेबल बन गई, अब यहाँ पर हमें सॉल्यूशन करना है। अब सॉल्यूशन इस बार क्या है आपको बेटा कि केसी की वैल्यू दे दीजिए यार, ये ना केसी दे दिया गया है। इस बार आपसे कंसंट्रेशंस पूछ रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तभी कंसंट्रेशन पता लगेगा इक्विलिब्रियम में। तो बच्चों केसी किसके बराबर है, केसी बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या हमारे पास है, एच आई का स्क्वायर अपॉन H2 और I2, ऐसा ही है। केसी वैल्यू गिवन है, किससे कितने गिवन है हमारे पास, 49, तो 49 लिख दिया इस बार केसी दिया, ठीक है 49, केसी फॉर दिस रिएक्शन इज 49, दिख रहा है सबको, ओके। इसके बाद एच आई हमारे पास क्या है भाई, 2x का होल स्क्वायर कर दिया अपॉन 1.2 माइनस एक्स और ये 1.2 माइनस एक्स, एक्स निकालना है, ये इसको स्क्वायर होल स्क्वायर कर सकते हैं शॉर्टकट में, 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करना है तो रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 49 का स्क्वायर 7 निकल कर आ जाएगा, 7 इज इक्वल टू, ये पूरा स्क्वायर ख़त्म हो गया था, 2x अपॉन 1.2 माइनस एक्स, इसको इधर ले जाते क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 1.2 माइनस एक्स इक्वल टू 2x, 7 इंटू 1.2 कितना होता है भाई, 8.4 माइनस 7x इक्वल टू 2x, या 8.4 इक्वल टू 2x प्लस 7x, 7 और 2, 7 प्लस 2 इक्वल टू 9, 9x इक्वल टू 8.4, सही है, तो वो आगे पीछे कर दिया, और x इक्वल टू 8.4 अपॉन 9, x पता है कितना आ रहा है, 0.39, दैट्स 0.39, ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को हम इनमें पुट करके हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज सबकी कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम पर, तमाम कंसंट्रेशन हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है तीनों की, ठीक है, सो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन H2 की भी निकालते हैं और I2 की भी निकालते हैं और HI की भी निकालते हैं। अब H2 किसके बराबर है, H2 है 1.2 माइनस एक्स, है ना भाई, तो 1.2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1.2 माइनस 0.39, तो क्या ये आ रहा है 0.267 आ रहा है क्या, चेक करें, 1.2 माइनस 0.39 करें, सॉरी ये 0.267, 1.2 में से माइनस करें 0.39, नहीं 0.81 आ रहा है, आई थिंक हमने यहाँ पर कोई वैल्यूज़ गलत तो नहीं पुट कर दी, 1.2 है, 1.2 है, सही है, माइनस एक्स प्लस 2x, 1.2 माइनस एक्स, 1.2 माइनस एक्स, ओके, केसी इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट हो गया 2x का स्क्वायर, 1.2 है माइनस एक्स, 1.2 माइनस एक्स, 2x का स्क्वायर, सही है, ओके, ठीक है, 49 का रूट लिया हमने, 7 7 सा 49, ओके, 2x अपॉन 1.2 माइनस एक्स, आप इसको दोबारा डिवाइड करें ज़रा, आपने गलत उल्टा डिवाइड तो नहीं कर दिया क्या, 8.4 डिवाइड बाय 9 करें ज़रा, दोबारा से करें, आपने ये डिवीजन गलत बताया, 0.39 तो नहीं आ रहा ना मैंने, ओके आप सही है ना, 0.93, आप करें ज़रा इसको, 0.93 से माइनस करें, अब सही आएगा 0.267, कितना आ रहा है 0.267। इसी तरह से ये भी 1.2 माइनस एक्स है, तो 1.2 माइनस 0.93, इसका भी आ गया 0.267 मोलर, और उसके अलावा ये कितना है, एच आई कितना है, 2x है ना इक्विलिब्रियम पर, तो 2x कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.93,
2 को मल्टीप्लाई करें 0.93 से तो 1.866 आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया? बस दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी। केसी और केपी के बीच में एक रिलेशनशिप, एक ताल्लुक। क्या रिलेशन है केसी और केपी के बीच में? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक रिएक्शन ऐसा है जिसमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में हैं तो वहाँ हम केसी के बजाय केपी भी निकाल सकते हैं। जब हम केपी निकालते हैं तो क्या करते हैं, बजाय कंसंट्रेशन के हम उस वक्त प्रेशर यूज़ कर रहे होते हैं तमाम रिएक्टेंट्स और तमाम प्रोडक्ट के। ठीक है, तो ये चीज़ है। रिलेशनशिप तो नहीं है, जैसे केपी का एक फॉर्मूला है, रिलेशनशिप नेक्स्ट स्लाइड में आएगी। ठीक है, रिलेशनशिप केसी केपी का क्या ही अलग है। केपी का फॉर्मूला तो मैंने इससे पहले भी बताया था, जैसे कि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 7.4 केपी इसमें पूछा जाएगा कि नाइट्रोसिल क्लोराइड इज अ येलो कलर्ड गैस प्रिपेयर्ड द रिएक्शन ऑफ NO एंड Cl गैस। ये सारे गैसेस हैं, रिएक्शन दिया हुआ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। एफ एट अ सर्टेन टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज NO का इतना, Cl2 का इतना और NaCl का इतना ATM प्रेशर है, कैलकुलेट केपी। इस आप देख सकते हैं कि इसमें हमें यहाँ पर तीनों सारे मतलब सारी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के प्रेशर दे दिए गए। ATM के अंदर आपको क्या कहा गया है कि आप केपी बता दीजिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डेटा बना लेंगे और डेटा में हम क्या लिख देंगे भाई, तीनों के प्रेशर ऑफ NO गैस का प्रेशर कितना है 0.17 ATM, बहुत आसान है, 1 मिनट का न्यूमेरिकल है। Cl2 का प्रेशर हमारे पास कितना है 0.2 ATM और प्रेशर ऑफ NaCl नाइट्रोसिल क्लोराइड जिसको फर्स्ट लाइन में कह रहे हैं, इसका प्रेशर हमारे पास है 1.4 ATM। आप केपी बता दीजिए कितना है, तो केपी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ गया हमारे पास। ठीक है, केपी बताना है। अब यहाँ पर हम इसको डेटा के बाद अब हम इसको कर लेते हैं, सॉल्यूशन इसकी कर लेते हैं। लेट्स डू द सॉल्यूशन ऑफ इट। तो केपी हमारे पास बराबर हो गया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास क्या क्या है भाई, यहाँ पर हमारे पास एक NaCl सिर्फ है और इसका स्क्वायर आ जाएगा अपॉन ये NO है, NO का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ Cl2। ठीक है, तो Kp इक्वल टू NaCl का प्रेशर है 1.4, तो 1.4 का होल स्क्वायर ओवर NO हमारे पास है दैट इज़ 0.17 का भी होल स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई बाय Cl2 की कंसनट्रेशन कितनी है 0.2, सॉरी इसका प्रेशर निकालें, Kp निकालें कितना आ रहा है, इसको पूरा सॉल्व करें। थ्री 339.1। ठीक है, यही आ रहा होगा बुक में भी आंसर इसका। अच्छा, अब इसमें भी यूनिट निकालनी पड़ेगी ना। अब देखिए ये ATM है, ATM का स्क्वायर हो गया अपॉन ये भी ATM का स्क्वायर हो गया इनटू ATM। जिस तरह KC की यूनिट निकालते हैं KP की यूनिट भी निकालते हैं। ATM से ATM स्क्वायर से ATM कैंसिल हो गया, 1/ATM बच गया, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ATM इनवर्स। समझ में आ गई बात? तो मसला आगे बढ़े, फिर लास्ट स्लाइड है, इसको बस देख लेते हैं। यस ऑफ इसके बाद हो जाएगी, बता दो सर। देखो केसी और केपी के बीच जो रिलेशनशिप की बात कर रहा था ना, वो ये रिलेशन होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, केपी इक्वल टू केसी इंटू RT, ऊपर पावर हमारे पास डेल्टा है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी के बीच रिलेशनशिप, अगर आपको केसी गिवन हो तो केपी किस तरह मालूम कर सकते हैं, केपी गिवन हो तो केसी किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर इट, दैट इज दोबारा से लिखता था केपी इक्वल टू केसी और ब्रैकेट RT और ऊपर पावर है डेल्टा है। केपी तो दैट्स वाई केपी और केसी कांस्टेंट है। आर यहाँ पर क्या गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 0.082 होती है, तो हमने इससे पहले चैप्टर में गैसेस स्टेट में पढ़ा होगा। टी यहाँ पर टेम्परेचर है, डेल्टा एन यहाँ पर क्या है, दैट इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। दैट किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारे पास करा था डेल्टा एन, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जिससे हमें अगर केसी गिवन हो तो केपी मालूम कर सकते हैं। तो जैसे इसका एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, सेल्फ असेसमेंट के अंदर इसका क्वेश्चन मिलेगा आपको कि द रिएक्शन ऑफ मीथेन विथ हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स कार्बन डाइसल्फाइड। ये एक इक्वेशन दे दी गई है, ठीक है।
कह रहे हैं कि इफ़ के सी फॉर दिस रिएक्शन एट 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड इज 4.2 इंटू 10 to the power -3, कैलकुलेट इट्स के पी। अच्छा, टी यहाँ पर टेम्परेचर है, और टेम्परेचर हमारे पास हमेशा यहाँ पर आना चाहिए केल्विन के अंदर ना, केल्विन टेम्परेचर यूज़ करेंगे, सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इसके डेटा बना देते हैं, जो चीज़ गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। भाई डेटा में सबसे पहले हमारे पास के सी गिवन है, के सी की वैल्यू 4.2 इंटू 10 to the power -3। टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ है 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस किया इसमें 273 केल्विन बन जाएगा। ये कितना 1000 हो जा रहा है, 273 प्लस कर इसमें 1000 केल्विन। ओके, उसके अलावा के पी हमें मालूम करना है, तो के पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके अंदर, इसके सॉल्यूशन कर लेते हैं। के पी मालूम करना है, तो के पी कैसे की रिलेशनशिप, ये फार्मूला हमें पता है। के पी बराबर हो गया के सी इंटू आर टी डेल्टा एन। ठीक है, तो के पी इक्वल टू के सी कितना हमारे पास है, दैट इज़ 4.2 इंटू 10 to the power -3, ये के सी हो गया। आर क्या है, आर हमारे पास होता है 0.0821। टेम्परेचर हमारे पास आ गया 1000। और डेल्टा एन क्या चीज़ होती है, डेल्टा एन हमारे पास क्या है, अभी मैंने बताया, डेल्टा एन होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट यहाँ पर ये हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के सम ऑफ मोल्स कितने हैं, 4 + 1 = 5 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, माइनस रिएक्टेंट के मोल्स कितने, 2 + 1 3 मोल्स हैं, तो 5 - 3 मतलब स्क्वायर। ठीक है, तो उसको ओवरऑल कैलकुलेट करें। $28.309 इसका आंसर आ गया। क्लियर।